क्वांटिटेटिव पार्ट को समझने के लिए हमको एक्सप्रेशन चाहिए होगा। हम ये एक्सप्रेशन रख लेते हैं, बाकी हम ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव पार्ट को कैसे करना है। क्वांटिटेटिव पार्ट में हमसे पूछा जाता है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। हमसे कहा गया है कि एक्सियल लाइन पे वो पॉइंट डिटरमाइन करिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और जहां पर मैक्सिमम जैसी टर्म होती हैं वहां पर मैक्सिमा थ्योरम लग जाती है। हमको पता है मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम्स क्या होती हैं, वहां मैक्सिमा थ्योरम लग जाती है। तो पहले तो यहां समझें कि वो क्या ले रहा है, पॉइंट पूछ रहा है एक्सियल लाइन पर। क्लियर? तो एक्सियल लाइन पे यहां पर हमसे पॉइंट पूछा जा रहा है। तो यह पूरा एक्सप्रेशन आप देखिए, इस एक्सप्रेशन में ए एक कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ठीक है, सब कांस्टेंट है। यहां पर केवल ई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। हम मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं पहले, तो इस एक्सप्रेशन को ई मैग्नीट्यूड में लिख देते हैं, यहीं पर मॉड लगा देते हैं, ई वेक्टर मॉड लगा दिया तो यहां से आई कैप हटा देते हैं, तो मैग्नीट्यूड में लिख दिया। मतलब अब हम इस ई वेक्टर मॉड को सिंपल ई से भी लिख सकते हैं। मॉड लगा देना या सिंपल लेटर यूज करना एक ही बात होती है वेक्टर में। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट की है? पी पॉइंट की है, ठीक है। यही एक्सप्रेशन अब फर्दर यूज कर रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इस एक्सप्रेशन को देख के हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, ठीक है। एक्स किसका डिस्टेंस है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से। रिंग के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स है। देखिए हम कर चुके। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ एक्स है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम ई को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है। और अगर इसी कॉन्सेप्ट को, ये डिफरेंशिएशन को अगर हम जीरो कर दें तो हमको एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी जिस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखती होगी। एक्स की वो वैल्यू जिस वैल्यू, एक्स की मतलब एक्स वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। क्लियर है? क्यों ऐसा? क्योंकि मैक्सिमा थ्योरम में मैक्सिमम पॉइंट वो होता है जहां पर स्लोप जीरो होता है। मैक्सिमा, ये हम ई बाय एक्स की, ई और एक्स ग्राफ में बात करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के ग्राफ में बात करें तो यहां पर स्लोप जीरो है, और स्लोप जीरो हो तो इस पॉइंट को हम मैक्सिमा बोल रहे हैं। देखें ध्यान से, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देंगे। मैक्सिमा थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, और ऐसा करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू मिल जाएगी जो मैक्सिमम होगी किसी डिस्टेंस एक्स पे, ठीक है। तो वो डिस्टेंस निकल आएगी हमें यहाँ। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको पता है डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स को इक्वल टू जीरो कर देना है, और हमको एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी जिस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता होगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स करते हैं। डी बाई डी एक्स करने के लिए आपने क्या किया? डी बाई डी एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, क्लियर, इक्वल्स टू 0। तो उसमें पहले तो हम कांस्टेंट हटा देते हैं सारे, और फिर हमको पता है डिफरेंशियल के डिवीजन का फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो हम इसे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं डिनोमिनेटर, ध्यान सुनेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। ये डिवीजन का फॉर्मूला हो गया हमारे डिफरेंशियल का, जो हम उसमें अप्लाई करेंगे। देखें, पहले तो हम इसमें से कांस्टेंट सारे हटा देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू। तो हमारे पास डिफरेंशियल पार्ट में रह गया केवल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। छोटा सा डिफरेंशियल, कॉन्सेप्ट खत्म, इतना सा।
इतना सा हमको डिफरेंशियल पार्ट करना है बेटा, और हमसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसे हम कंपटीशन का पार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट तो जीरो हो गया, ये पूरा पार्ट जो है वो तो जीरो के नीचे जाके ये टर्म तो खत्म हो गई, हमारा पार्ट इतना रह गया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम डी बाय डी एक्स रह गया है हमारे लिए, तो एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और इक्वेट टू कर देना है 0 और हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, देखते चलें आराम से। अब हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या है, एक्स है, माइनस न्यूमरेटर क्या है, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स किसका करना है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 का होल स्क्वायर। और ये पूरी एक्सप्रेशन को इक्वेट टू क्या कर देना है, 0। यही चल रहा है, तो आगे समझिए। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ध्यान समझें। ये तो चला गया, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये टर्म तो पूरी खत्म हो जाएगी, केवल रह जाएगा हमारे पास पूरा न्यूमरेटर टर्म। अब न्यूमरेटर टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, अब ये फार्मूला हटा रहे हैं, हमारा काम अब हो गया। ठीक है, अब हमें इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमने पुट कर लिया है बच्चों। ठीक है, देखते चले। अब सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करना है, तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है एक्स इज टू एन का। एक्स इज टू एन का हो गया एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो देखें ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पूरे को हम एक्स बोल रहे हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसे एक्स समझ रहा हूँ, एक्स इज टू एन। तो हमारा डिफरेंशियल हो गया 3/2 पावर एन है, तो एन आगे आ गया 3/2, और x की जगह यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1। ये तो डिफरेंशियल हुआ बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1। ये तो बात हुई बेटा एक्स रेस टू एन की। अभी तो इस x का भी डिफरेंशियल रह गया है, ये तो एक्स रेस टू एन का है, x का भी डिफरेंशियल है। तो x मतलब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, और ये पूरी टर्म इक्वेटेड टू 0 चल रहा है, इक्वेटेड टू 0, राइट हैंड साइड पर 0 है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये टर्म कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 3/2। ये कितना आ गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस का 1/2, 3/2 माइनस 1 है, तो 3/2 एलसीएम ले लोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये प्लस का 1/2। ठीक है, तो ये प्लस का 1/2 बचा, इंटू 2x, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, एन एक्स पावर एन माइनस 1 से ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो गया, और इक्वेटेड टू ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 माइनस एक्स इंटू 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2 इंटू 2x इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन हमने नोट कर लिया एज इट इज। इक्वेट कर रहे हैं, जो इक्वेट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू, इसे हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ साथ ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2, दो पार्ट में लिख दिया। ठीक है, पावर इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा, बेस आइडेंटिकल है तो पावर ऐड हो जाएगी, इक्वल टू ये टर्म राइट हैंड साइड ले गए, तो राइट हैंड साइड ये क्या बना, पहले तो हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल करते हैं, इस x से मल्टीप्लाई होकर ये बना 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 1/2 से ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कैंसिल हो गया, तो एक्सप्रेशन ये रह गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया बेटा, तो ये बना ए स्क्वायर इक्वल्स टू
2x²। तो x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस a/√2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा प्लस माइनस a/√2। तो ये वो x की वैल्यू है। अब प्लस माइनस a/√2 का मतलब जो आपका रेडियस है उसका 1/√2 टाइम्स 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है। तो हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें, सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखें, तो हम यहां पर लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई है प्लस माइनस a/√2, दैट मीन्स 0.707 टाइम्स ऑफ a। क्लियर? ये रेडियस है a तो रिंग का। हम यहां पर मान सकते हैं अगर हम a की वैल्यू लेट a इज 100 सेंटीमीटर, अगर a की वैल्यू हम 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो अगर हम a की वैल्यू 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ये 100 से मल्टीप्लाई होके तो कितना आ जाएगा 70.7 सेंटीमीटर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर रिंग का रेडियस 100 सेंटीमीटर लिया गया तो रिंग के सेंटर से 70.7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये हमने एग्जांपल समझ लिया। क्लियर है? तो ये a/√2 और 70.7 सेंटीमीटर ना केवल टू द राइट बट टू द लेफ्ट एज वेल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्टडी जरूर यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड है। क्लियर? तो आपको राइट साइड भी 70.7 सेंटीमीटर पे अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो लेफ्ट साइड भी मिलेगी, क्योंकि प्लस माइनस का यही मतलब है, एक राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि ओ तो ओरिजिन हो गया यहां पर। क्लियर? अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी देख लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी कितनी। ये तो केवल पोजीशन मिली है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए आपको x की वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा। x की वैल्यू निकल के आई है प्लस माइनस a/√2। अब हमारे पास x की वैल्यू तो है, x की वैल्यू है प्लस माइनस a/√2, और ये x की वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर हम x की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो तुरंत ही जैसे ही x पुट होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैक्सिमम टर्न ऐड करनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है। अगर ये x वो पोजीशन है जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो फिर हम Emax लिख देंगे। कहने का मतलब यहां पर अगर आप x की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 पुट करते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को Emax लिखना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देगी। ठीक है? एक कॉन्सेप्ट और, अभी हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को यहां पर मैग्नीट्यूड में लिख रखा है, जो कि हमने डिफरेंशिएशन पर्पस से लिया था मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसे वापस इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ज़्यादा बेटर सजेशन है ये। अब हम इसको इसके वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। हमने बता दिया कि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एक्सप्रेशन हो गया। देखिए बेटा, मैं इस एक्सप्रेशन में ही x की वैल्यू को पुट करना सजेस्ट करता हूं। वो देखें क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस एक्सप्रेशन में ही पुट करना चाहता हूं, मतलब इसमें आई कैप लगा होगा, तब मैं x की वैल्यू को लूंगा प्लस माइनस a/√2। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आगे समझते हैं। E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू क्यू, x की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा a² प्लस x की वैल्यू कितनी है बेटा प्लस माइनस a/√2। तो जैसे ही आपने यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 पुट कर दी है तो आपको ये अधिकार बनता है कि आप बेटा यहाँ पर Emax लिख दें। क्लियर? और ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है, और इस पर पावर भी है 3/2, ये पावर भी लगा दी। a² प्लस x² रेज़ टू 3/2 था, वो भी लगा दिया। अब हमें ये तो पता है कि ये प्लस माइनस का यहाँ पर कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है, तो प्लस तो पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर लगे होने से। तो हम इसको आगे समझते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझें।
क्यू प्लस माइनस ए बाय रूट टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू होल रेज टू 3/2 और बेटा ये आई कैप। अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखेंगे ध्यान से। ई मैक्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू ए बाय रूट टू, ठीक है, इसे लिख दिया प्लस माइनस आई कैप, ये प्लस माइनस इसके साथ लिख दिया, अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ये प्लस माइनस आगे भी ले सकते हो है ना, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप आगे भी ले सकते हो, यहाँ पर लेना चाहे तो यहाँ भी लेते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो मैं आगे ही ले लेता हूँ, अदरवाइज आप इसे प्लस माइनस यहाँ एडिशन ना समझें, ये तो आई कैप मल्टीप्लिकेशन में हो गया, यूनिट वेक्टर है, तो मैं ई मैक्स लिख देता हूँ प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू ए बाई रूट टू आई कैप, और ये नीचे सॉल्व करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बना बेटा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 2 रेज टू 3/2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ई मैक्स की वैल्यू को, ई मैक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू इंटू ए बाई रूट टू अपॉन, अब हम इसमें से 3/2 कर देते हैं, देखिए 3 रेज टू 3/2 इंटू ए स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू 1/2 रेज टू 3/2, और ये हमने सब इंडिविजुअली कर रखा है। देखिए बेटा, हमने इसमें हर एक टर्म का अलग से ये पावर उसको असाइन कर दी है, 3 पर पावर असाइन कर दी 3/2, ए पर ए स्क्वायर पर पावर असाइन कर दी 3/2 और 1/2 पर पावर असाइन कर दी 3/2। आगे सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी इसलिए हमने ऐसा किया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू इंटू ए बाय रूट टू, ठीक, ये 3 रेज टू 3/2 का आप लिख सकते हैं 3√3, क्लियर। आगे ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ए क्यूब, ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं आप 1/2 इंटू 1/√2, क्लियर। तो यहाँ पर 1/√2 न्यूमरेटर में भी है, 1/√2 डिनोमिनेटर में भी है, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, ये 2 जो है बेटा ये चक्की ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपने यहां लिख दिया इंटू ये 2 ऊपर, तो 2QA अपॉन, ये ए से भी सिंप्लीफाई कर देते हैं एक ए को, ये भी बेचारा क्या करेगा, यहाँ एक ए से इसको निपटा देते हैं तो ये 2 बचेगा यहाँ पर पावर में, तो यहाँ रह जाएगा 3√3 ए स्क्वायर। देखिए बेटा ये 2 तो ऊपर चला गया तो 2Q हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया है तो ए स्क्वायर रह गया नीचे, तो √3 ए स्क्वायर आई कैप, ठीक। अब इसको आगे और समझना है, वैसे तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया, खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू भी हमको मिल गई। अब इसको आगे समझना है, इस 3√3 को बेटा हम 27 भी लिख सकते हैं, √27 है ना, तो √27 ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, √27 के अंदर 27 रूट में आ जाएगा और ये इसके साथ ए स्क्वायर टर्म लग जाएगी, तो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी गेट एट एनी डिस्टेंस x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाय √2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब इसमें ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर प्लस माइनस साइन, यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस साइन के साथ ही पुट करी है। ऐसा करने से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 वैल्यू मिली है, एक प्लस ए बाय √2 पे और एक माइनस ए बाय √2 पे। तो जब मैं, ध्यान से सुनेंगे, x की वैल्यू प्लस ए बाय √2 भी है और x की वैल्यू माइनस ए बाय √2 भी है, तो प्लस ए बाय √2 होगी वो इस रीजन में होगी, इस रीजन में मिलेगी प्लस ए बाय √2, ठीक है, इस साइड, और इस रीजन में मिलेगी माइनस ए बाय √2। तो क्योंकि प्लस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, देखिए अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो इस पे आई कैप लगा है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो जो प्लस लगा है इस प्लस ने इस एक्सप्रेशन को प्लस का आई कैप बना दिया।
यानी कि हम कहना चाहते हैं राइट हैंड साइड होगी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिख देते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इसी वेक्टर को बना रहा हूं, देखें ध्यान से, ई मैक्स वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू प्लस a/√2 पे जो मिल रही है वो आई कैप के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो जब ये किसकी वजह से मिली, क्योंकि हमने प्लस a/√2 लिया, क्योंकि इसके अंदर x की वैल्यू माइनस a/√2 भी है, तो माइनस a/√2 की वजह से ये माइनस का आई कैप देगा। माइनस का आई कैप देगा मतलब ये एक्सप्रेशन माइनस के साथ भी आएगा ना। ये कहने का मतलब है a की वैल्यू प्लस लोगे तो ये प्लस a/√2 आई कैप बनेगा, और माइनस लोगे तो माइनस a/√2 आई कैप बनेगा। प्लस a/√2 आई कैप का मतलब पॉजिटिव आई कैप। पॉजिटिव आई कैप ने राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी जो आपने ड्रॉ कर दी, लेकिन ये माइनस का a/√2 इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव आई कैप देगा, माइनस a/√2 आई कैप, तो हम कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ई एक्स वेक्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी ई मैक्स लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया है और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम राइट हैंड साइड मिलेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है वो आपने लिख ली। ठीक है, तो बेटा यहां पर हम एक और स्टेप आगे बढ़ गए हैं। यहां पर ये और अच्छे से क्लियर हो गया है कि मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी वो भी हमको मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू की पोजीशन भी मिल गई कि वो कहां मिलती है, ये हम पहले ही निकाल चुके। अब हम इस एक्सप्रेशन में और मूव करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये तो बोल ही दिया कि इसे √27 लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। ठीक है, ग्राफ की बात करने के लिए समझे ध्यान से। ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ये EX ग्राफ की बात हो रही है, EX ग्राफ की, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से समझिए, इस एक्सप्रेशन में a तो कांस्टेंट है तो a तो रोल प्ले करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी मैग्नीट्यूड में, क्योंकि x 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। अगर x की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड a/√2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, वो भी दो वैल्यू के साथ, एक पॉजिटिव मैक्सिमम एक नेगेटिव मैक्सिमम, मतलब एक राइट हैंड पे मैक्सिमम मिलेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, मतलब माइनस का a/2 पे मिलने वाली है, माइनस का a/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब उस टाइम वो माइनस आई कैप होगी। तो ध्यान से सुने, राइट हैंड साइड पे भी मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी मिलेगी। अब हम इसमें और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक भी होगी, क्योंकि हमको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाती है। x की वैल्यू बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगेगी और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ x इज इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 अगेन। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 का मतलब रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे, सेंटर O पे, रिंग के सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और रिंग के इधर साइड मतलब राइट हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मतलब प्लस आई कैप पे भी, राइट हैंड साइड प्लस आई कैप और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब माइनस आई कैप। ठीक है बेटा, तो ये भी क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 भी हो रही, कहां पर, इन्फिनिटी पे, फिर से ये भी क्लियर है। अब हम इसके बेटा ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बड़ा अच्छा प्लॉट होता है, इस बात को समझिए। अगर मैं इस एक्सेस को पॉजिटिव एक्स एक्सेस ले रहा हूं तो ये एक्सेस नेगेटिव एक्स एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इस एक्सेस को प्लस ई एक्सेस ले रहे हैं तो ये एक्सेस माइनस ई एक्सेस हो जाएगी। कोई डाउट नहीं, हम ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में ही प्लॉट कर रहे हैं, हमें एक्स की कुछ वैल्यूज पता हैं तो उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे हम। तो पहली बात होती है ओ पर। ओ पर क्या है, ओ पर यानी कि ओरिजिन पे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है और यहां पर x की वैल्यू भी 0 है, तो यहां के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा, 0,0। ओ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोल रहे हैं और इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट होगा 0,0, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है और x की वैल्यू भी 0 है। तो एक तो हमको ये कोऑर्डिनेट मिल गया।
अब हम बात करते हैं एक x की वैल्यू प्लस का a/√2 पे। तो प्लस का a/√2 तो पॉजिटिव x एक्सिस पे लिखी जाएगी, तो लिख दिया। तो जब आप प्लस का a/√2 लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू देती है। तो आप यहां लिख रहे हैं E max, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की तरफ बढ़ेगी, मतलब कम होगी। तो ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो की तरफ ही बढ़ रही है। तो इसके ग्राफ को ध्यान से सुने, और ये हम सॉरी ये और ये लाइन ये ग्राफ फर्दर की तरफ को मूव कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ये जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इसलिए ग्राफ फर्दर मूव कर दिया है। इनफैक्ट हमने x एक्सिस से पैरेलल रख दिया है यहां पर। तो आपने ये कहा कि देखिए जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ली है, मतलब ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगी क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है। तो ऐसा आपने राइट हैंड साइड का तो पुट कर दिया क्योंकि ये प्लस का a/√2 लिया था आपने। अब लेफ्ट हैंड साइड का डेटा देखें, 0 0 से स्टार्ट होगा। अब आपने माइनस का a/√2 एक वैल्यू ले रखी है, माइनस का a/√2, और जब आपने माइनस का a/√2 लिया है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू मिल रही है फिर से मैक्सिमम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू मिली है, एक राइट हैंड साइड पर मैक्सिमम है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर मैक्सिमम है। राइट हैंड साइड का मैक्सिमम है उसके लिए आप प्लस आई कैप ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम है उसके लिए आप माइनस आई कैप बोल रहे हैं क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो माइनस आई कैप को आप यहां पर प्लॉट कर रहे हैं इस एक्सिस पे। तो आपने फिर से लिख दिया, ये पॉजिटिव ई मैक्स है और ये नेगेटिव ई मैक्स है। और आगे फिर वही कहानी है कि आप इलेक्ट्रिक जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगी, तो ग्राफ इसका एक और बनेगा, देखें ध्यान से। सॉरी, दिस इज व्हाट नॉट द ग्राफ, दिस इज व्हाट यस। अब इसको डिक्रीज कराते हैं, डिक्रीज करा के आप इसे फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल छोड़ दें ताकि ये इन्फिनिटी के लिए चला जाए। तो ये ग्राफ होगा बेटा, ये हो गया आपका ग्राफ, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा ये ग्राफ होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस रिंग के आइदर साइड की, राइट की लेफ्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा एक्स के साथ वो ये होगा, जिसमें जो पीक वैल्यू है ये वाली, ये पॉजिटिव ई मैक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली पीक वैल्यू बड़ी वैल्यू नेगेटिव ई मैक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि ये नेगेटिव आई का मतलब हमने ये नेगेटिव आई कैप, ये लेफ्ट हैंड साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव वाई एक्सिस पे प्रेजेंट कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, पॉजिटिव एक्स डिस्टेंस है, और ये नेगेटिव एक्स डिस्टेंस है। दिस इज हाउ वी प्लॉट द ग्राफ। एक बात और, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड लें, केवल मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो यही ग्राफ ऊपर बन जाएगा बेटा। ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर नहीं लें, हमको ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नेगेटिव ई लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जब आप राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ई लिख रहे हो तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव ई लिखी जाएगी, तो इसलिए हमने उसे नेगेटिव वाई एक्सिस पे लिया है। लेकिन अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, हम नेचर ना लें, हम लेफ्ट और राइट का बात ना करें, हम कह रहे हैं कि ये माइनस आई के अपने, हम तो प्लस केवल मैग्नीट्यूड प्लॉट करना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड में जैसे आप इसे पॉजिटिव रीजन बना रहे हैं, पॉजिटिव ई पे बना रहे हैं, तो ऐसा ही ये भी बनेगा, ऐसा बिल्कुल सिमेट्रिक, और ये ग्राफ अपनी पीक वैल्यू देके जीरो की तरफ बढ़ जाएगा। तो केवल अगर मैग्नीट्यूड में बनाएंगे तो ग्राफ ये बनेगा। बट मैं सजेस्ट करता हूं कि ये वाला ग्राफ ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेटा हमने ये बहुत अच्छे से कर लिया है, अब हमको ये आ गया है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमने एक अच्छे कॉन्सेप्ट को कर लिया है। यहां पर आपको बनता है कि आप अपनी पीठ को थपथपा लें अच्छे से, और अगर अपनी नहीं थपथपा पा रहे हैं तो अपने आसपास अपने भाई बहन जो हैं उनको थोड़ा जोर से थपथपा दें, तो वो अपने आप आपको थपथपा देंगे और पूरा थपथपा देंगे। तो ये कंप्लीट होता है आपका। अब हम इसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करते हैं, इसमें कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने ये ग्राफ पढ़ लिया है। अब इस ग्राफ के बेस पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने रिंग ली है, ये रिंग की एक्सियल लाइन है,
ठीक है, रिंग की सेंटर है ये रिंग का रेडियस है, रिंग का रेडियस आपने ए लिया है, रिंग के सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट किया है। फिर हमारे पास जो रिंग है बेटा, ये एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इस पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। ये एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन के ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट है, राइट हैंड साइड है, और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट एन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट ले लेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ड्रॉ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ड्रॉ कर दिया राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड भी है और लेफ्ट हैंड साइड भी है, जैसा कि हमारा ग्राफ भी कह रहा है और हमने पढ़ भी लिया है, डायग्रामेटिक में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और लेफ्ट हैंड साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, यहाँ पर कहीं बीच में एक जगह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पॉइंट आएगा, वो पॉइंट कितना है हमको पता है, a/√2 डिस्टेंस पे होगा, तो वो राइट हैंड साइड पे भी एक मैक्सिमम मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, मतलब इसी बात को कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट में कुछ और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें आईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब जो टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आईटी में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, 1982 में भी है और 1998 में भी है, एससी वर्मा में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। तो हम उसको आगे फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। अगर हम इस पॉइंट पी पर किसी पॉजिटिव चार्ज क्यू को रख दें, सॉरी नेगेटिव चार्ज क्यू को रख दें, नेगेटिव चार्ज क्यू को, और जैसा कि हम जानते हैं E इक्वल्स टू होता है F/Q, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा EQ। और हमको ये पता है कि जो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं तो Q की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं, ध्यान से समझिए। अगर हम Q की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देंगे, ये तो कंफर्म है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये चार्ज का नेचर डिसाइड करेगा कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होने वाला है डायरेक्शन वाइज। अगर ये चार्ज आपने पॉजिटिव लिया, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ये कंफर्म है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव साइन ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर ये चार्ज आपने नेगेटिव ले लिया, ध्यान सुना, ये तो पॉजिटिव लिया आपने एक बार, अब अगर मैं चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज लेने से ये पॉजिटिव बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। अगर हम चार्ज को नेगेटिव ले लें तो ये क्लियर हो जाएगा कि F इक्वल्स टू माइनस EQ हो जाएगा, चार्ज की नेगेटिव वैल्यू से एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो अगर हम इस फिगर में बात करें, तो अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर कोई नेगेटिव चार्ज रख दें तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करेगा, इनफैक्ट ये लेफ्ट हैंड साइड फोर्स फील करेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ये जो नेगेटिव पार्टिकल है, ये नेगेटिव पार्टिकल इस रिंग के सेंटर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इस पर फोर्स टू द सेंटर लग रहा है, इस एक्सियल लाइन के अलोंग लग रहा है और सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स फील करके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल इधर आ जाएगा तो सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो सेंटर पे फोर्स भी जीरो हो जाएगा। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से फोर्स भी जीरो हो जाता है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर तो फोर्स जीरो हो गया, लेकिन क्योंकि इससे बोलते हैं, ध्यान सुनेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल यहां से, ये जो नेगेटिव पार्टिकल लिया है, ये आपने नेगेटिव चार्ज स्पेशली ली है, ये नेगेटिव चार्ज यहां तक मोशन करके आया फोर्स की वजह से, और यहां पर फोर्स जीरो हो गया। तो फोर्स अगर हट गया तो पार्टिकल जिस वेलोसिटी पे होगा उसी वेलोसिटी से मोशन फर्दर कर जाएगा। तो इसी बिहेवियर को ओवरशूटिंग बोल रहे हैं हम। तो हमारा कहना है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां आ जाएगा तो यहां पर उस पर फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन फोर्स जीरो हो गया तो मोशन थोड़ी जीरो हो जाएगा, मोशन तो करता ही हुआ आ रहा है। तो यहां पर मोशन कंटिन्यू करेगा और इस तरफ चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और जब लेफ्ट हैंड वाली रीजन में आ जाएगा, इस रीजन में, तो ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वो इस रीजन में आ चुका है और पार्टिकल का नेचर कैसा, आपने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लिया, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करता है, ऐसा हम कर दिखाए हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लेफ्ट हैंड साइड है तो फोर्स यहां पर राइट हैंड साइड हो जाएगा। फिर से ध्यान समझेंगे, तो इस केस में फोर्स राइट हैंड साइड लगने लगेगा, क्योंकि फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होना है। अगर बात नेगेटिव चार्ज
स्पीशी की हो रही है तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करेगा, तो इस पर इस तरफ फोर्स लगने लगेगा, और फोर्स लगने लगेगा तो क्योंकि ये पार्टिकल इधर को मोशन करता हुआ जा रहा था तो और फोर्स लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। ध्यान समझें, पार्टिकल ने यहाँ से ओवरशूटिंग तो कर ली क्योंकि यहाँ पर यहाँ से आ रहा था, यहाँ फोर्स 0 हो गया और ये ओवरशूट करता हुआ लेफ्ट चला गया, और ये लेफ्ट जा रहा है लेकिन इस पर फोर्स तो राइट लग रहा है, और ये फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट हो गया, तो ये फोर्स रिटार्ड कराएगा मतलब इसकी स्पीड को कम करेगा, कम करते करते इसकी वेलोसिटी को 0 कर देगा, और वेलोसिटी को 0 करने के बाद फिर इसे पुल करके अंदर ले आएगा, फिर ये पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ पर फिर से फोर्स 0 होगा, लेकिन जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी से ओवरशूट कर जाएगा, और जब वो वापस इस रीजन में आने लगेगा तो इस रीजन में फिर से फोर्स लगने लगेगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जब पार्टिकल इधर को मोशन करेगा तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, मोशन तो इधर को कर रहा है, क्योंकि यहां पर जब वो रुक गया था तो फोर्स तो कंटिन्यू लग रहा है, तो इस फोर्स ने उसको मोशन प्रोवाइड करता रहा और ये ओवरशूट करके इस रीजन में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं कि ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्स बोलते हैं, आगे पीछे। क्लियर है? अब हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। जैसा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको पता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आई कैप। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो आपने पढ़ा है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर दें तो हमारी फोर्स की वैल्यू निकल आएगी। हम क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज स्पेशली ले रहे हैं तो हम उसकी बात करें, नेगेटिव चार्ज वाला ये है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स लिख रहे हैं, तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आई कैप, और ये माइनस एज इट इज। तो ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। देखिए बेटा ध्यान से, ये नेगेटिव एज इट इज, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, और Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन के साथ एक स्मॉल q, ये वाला स्मॉल q मल्टीप्लाई होगा तो हम उसे यहाँ लिख देते हैं, ये ला गया स्मॉल q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ये स्मॉल q। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो F इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू स्मॉल q, कैपिटल Q क्या है? चार्ज ऑन द रिंग। स्मॉल q क्या है? स्मॉल q वो चार्ज है जो आप इसकी एक्सियल लाइन पर रख रहे हैं, जो कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे मोशन कर रहा है। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन में इसका x और लगा होगा, ये ठीक है, कैपिटल Q स्मॉल q और x, ये हमने 11th क्लास में, अब ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। बेटा ध्यान रखना, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसमें टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इसी फोर्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमको ये बता रहा है, सुनना ध्यान से, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, आपने ध्यान सुनेंगे, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया है इसलिए यहाँ माइनस था, और यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है। अगर हम xi की बात करें, एक लाइन और करते हैं, अगर हम xi की बात करें तो xi को हम लिख सकते हैं x, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन दिस टर्म, और ये जो xi है इसे हम लिख सकते हैं x वेक्टर, और यहाँ माइनस साइन ये बता रहा है कि x वेक्टर और फोर्स वेक्टर एक्स आई कैप, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये x वेक्टर लिखा जा सकता है, तो आपने ये लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन से हमको ये क्लियर है कि अगर x वेक्टर प्लस का हुआ, अगर हमने ये x वेक्टर प्लस का लिया, x वेक्टर अगर प्लस का हुआ तो ये प्लस का लेने से ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर फोर्स नेगेटिव ही रहेगा। फोर्स नेगेटिव हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर राइट हैंड साइड है तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड है। और अगर x आपने नेगेटिव ले लिया, अगर ये x की वैल्यू नेगेटिव हुई, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड है, वेक्टर अगर लेफ्ट हैंड साइड है, x वेक्टर की बात अगर आपने नेगेटिव ली, अगर x नेगेटिव हो गया तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के जस्ट
अपोजिट होने वाले हैं। और जहां पर ऐसा होता है तो ऐसे केसेस को हम रीस्टोरिंग फोर्सेस बोलते हैं। इन फोर्सेस को हम रीस्टोरिंग फोर्सेस बोलते हैं। रीस्टोरिंग जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट करते हैं। यानी कि स्मॉल क्यू पर हम कहना चाहते हैं स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लग रहा है और वो एक रीस्टोरिंग फोर्स है और इसका काम इस स्मॉल क्यू को अपनी पोजीशन की तरफ वापस ले जाना है। दैट मीन्स अगर आप इसे राइट ले जाएंगे तो ये लेफ्ट जाना चाहेगा, ये फोर्स उसे लेफ्ट ले जाएगा, और अगर ये पार्टिकल अगर लेफ्ट चला जाएगा तो ये फोर्स राइट लग जाएगा। अल्टीमेटली कहना ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। ऐसा हमने यहां पर समझ लिया है इस एक्सप्रेशन से। अब यहां पर क्लास 11th की कंडीशन लगाते हैं, वो समझें। ये एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है, जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं, ये पार्टिकल ऑसिलेशन तो करेगा। ऑसिलेशन तो होना स्वाभाविक है। क्यों हो रहा है? ऑसिलेशन होने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स की आवश्यकता होती है, जो कि यहां पर है। और अगर ऑसिलेशन करेगा, ध्यान से सुनेंगे, ऑसिलेशन को टू एंड फ्रो बोलते हैं। ये टू एंड फ्रो कर रहा है, तो ये कंडीशन तो ऑसिलेशन की हो गई। क्वेश्चन है कि क्या ये एसएचएम कर रहा है? ऑसिलेशन तो है, एसएचएम कर रहा है क्या? एसएचएम होने में एक खास बात है। एसएचएम होने के लिए F इक्वल्स टू माइनस KX के रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट रीस्टोरिंग फोर्स के प्रोपोर्शनल। मतलब ये जो X है, ये X इज प्रोपोर्शनल टू F। ये तो क्लियर दिख रहा है, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन फॉलो हो रहा है। और ये माइनस साइन ये बता रहा है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या ये रिलेशन इसमें फॉलो हो रहा है? इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। इस एक्सप्रेशन में फॉलो नहीं हो रहा। इस एक्सप्रेशन में क्यों फॉलो नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें एक X ऊपर भी है तो X नीचे भी है, तो प्रोपोर्शनली X नहीं है। ये डिनोमीटर में भी X लगे हुए हैं। तो क्योंकि ये कंडीशन जो कि एसएचएम की कंडीशन होती है बेटा, ये कंडीशन इस एक्सप्रेशन में फॉलो नहीं हो रही, तो यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो केवल एसएचएम नहीं कराएगा, वो केवल ऑसिलेशन कराएगा। ठीक है, तो फिर एसएचएम के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? तो ध्यान सुने, अगर हम इस एक्सप्रेशन में, इसी एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं बेटा, अगर हम इस एक्सप्रेशन में कंडीशन लगा दें दैट x इज वेरी मच लेस देन a, x वेरी मच लेस देन a का मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का आप डिस्टेंस ले रहे हैं, जहां पर चार्ज पार्टिकल रखा है, ये जो x है ये a के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। मतलब ये पार्टिकल आप बहुत क्लोज ले लेंगे यहां पर कहीं। ऐसा होने से x की वैल्यू a के कंपैरिजन में छोटी हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो x को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं x a के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। यानी कि रिंग के रेडियस के रिस्पेक्ट में चार्ज की जो पोजीशन है, चार्ज जहां पर रखा है, नेगेटिव चार्ज जहां पर रखा है, वो डिस्टेंस बहुत छोटी है रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो फिर अगर हम x को नेग्लेक्ट कर दें तो ये वाला x नेग्लेक्ट हो जाएगा। आपको पता है ये वाला नहीं होगा, मल्टीपल में मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स नेग्लेक्ट नहीं होती, तो ये आपने नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू, कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर रेज टू 3/2, क्योंकि ये x स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, और ये प्रोडक्ट का x ये बचा। ठीक है, और कुछ नहीं। अब यहां से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन हो गया F इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, चार्ज जो फोर्स फील कर रहा है, रिंग का चार्ज, अपॉन a क्यूब x वेक्टर। अब देखो जरा ये एक्सप्रेशन, क्या इसकी शक्ल इससे मिल रही है? यस, अब ये इससे मिल रहा है। यानी कि एसएचएम की कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होना चाहिए, माइनस साइन दिखना चाहिए। तो देखो दिख रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, ये माइनस साइन बता रहा है। दूसरा, क्या फोर्स x के साथ प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन फॉलो कर रहा है? तो यस, फोर्स x के साथ प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन फॉलो कर रहा है। मतलब अब एसएचएम होगा। किसका होगा? एसएचएम कौन कर रहा है? ये स्मॉल q कर रहा है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है? कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है। उसकी कंडीशन क्या है? एसएचएम करनी कंडीशन क्या है? एसएचएम की कंडीशन ये है कि x की वैल्यू वेरी मच लेस देन a होना चाहिए, तो ही एसएचएम होगा, अदरवाइज एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेशन होगा। अगर आप x को नेग्लिजिबल नहीं ले रहे हैं तो फिर ऑसिलेशन तो होगा, एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम की ये कंडीशन है बेटा। तो दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ एसएचएम। अब हमने क्लास 11th में, अब यहाँ पर ये तो क्लियर है कि एसएचएम की कंडीशन फॉलो हो गई, मतलब f इक्वल्स टू माइनस KX यहाँ फॉलो हो रहा है, और f इक्वल्स टू माइनस KX यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, केवल माइनस तो की कंडीशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन माइनस तो रीस्टोरिंग बताता है। माइनस की कंडीशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन माइनस तो केवल रीस्टोरिंग होता है।
रीस्टोरिंग होने के साथ साथ f को x के प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ x न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर में भी है, तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं है x के साथ, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। एक ही कंडीशन फॉलो हो रही है माइनस वाली, तो इसकी वजह से ऑसिलेशन तो है, SHM नहीं हो पाया। यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, f x के प्रोपोर्शनल भी है और रीस्टोरिंग भी बन रहा है f के साथ x का, तो ये SHM कर रहा है। अब हमने क्लास 11th में एक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स का ही एक्सप्रेशन होता है। रीस्टोरिंग फोर्स होता है F इक्वल्स टू माइनस का m ओमेगा स्क्वायर x, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और यानी कि ये। तो अगर मैं इस रिलेशन को, ये SHM की ही कंडीशन है, यही चीज लिख रहे हैं आप, ठीक है, कि ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही बात है, k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होती है। मैं और कंपेयर करता हूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं डायरेक्टली इस रिलेशन को या तो इससे कंपेयर कर दूं तो मेरे लिए m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी रखी हुई है। ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही है, मैं ये बोल देता हूं k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन का कंपैरिजन करूं, जो कि SHM की कंडीशन है, ये भी SHM की ही कंडीशन है और ये भी SHM की ही कंडीशन है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्योंकि k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर है, तो इसलिए आप इसे देख सकते हैं कि एक ही बात होती है। मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ तो ये दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, नहीं क्योंकि ये 11th का कंटेंट है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन कंपेयर करूँ तो मेरे लिए m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू स्मॉल q कैपिटल Q बाय a क्यूब। ये मेरे लिए रिलेशन निकल आया। ये m ओमेगा स्क्वायर की जगह ये पूरी टर्म है, क्योंकि x की जगह x है, f की जगह f है, माइनस की जगह माइनस है, तो ये पूरी m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस टर्म। अब हम इससे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोली जाती है बेटा, तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ओमेगा इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू क्यू बाय m इंटू ये रिंग का चार्ज अपॉन a क्यूब रूट ओवर। ये बेटा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आई है रूट ओवर, और ये इस पर कॉपी है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, तो ये बेटा हमारे पास क्या निकल आया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल आया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, जिसमें ये वाली जो टर्म लिखी ना बेटा चार्ज, इसे चार्ज टू मास रेशो बोलते हैं। चार्ज टू मास रेशो को स्पेसिफिक चार्ज ही बोलते हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, दैट मीन्स जो पार्टिकल इसमें SHM कर रहा है उस पार्टिकल की ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसमें टाइम पीरियड की बात करते हैं कि फिर टाइम पीरियड क्या होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के रिलेशन में देख लेते हैं। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बेटा ध्यान से समझिएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमको 11th क्लास में एक चीज पता है कि ओमेगा और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो आप लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, देखें, ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा डिनोमिनेटर में चला गया बेटा पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू क्यू बाय m इंटू क्यू बाय ये रिंग का चार्ज, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज जो कि SHM कर रहा है। तो ये मास किसका होगा बेटा, ध्यान सुनना, ये मास भी उसी चार्ज का होगा जो SHM कर रहा है। क्लियर, क्योंकि हमने अभी जो एक्सप्रेशन लिखा पढ़ा था F इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, इस एक्सप्रेशन में ये फोर्स किस पर लग रहा है, इस मास पे। ये मास कितना डिस्प्लेस्ड है, x, कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से SHM कर रहा है, ओमेगा से, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर, क्योंकि ये पार्टिकल, यहां पर पार्टिकल हमारे लिए Q है, Q की बात हो रही है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्पीशी की बात हो रही है, तो ये मास किसका होगा, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी का मास होगा। यहाँ SHM कौन कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी कर रही है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी का मास है। जैसे मैंने आपसे बोला, ये मास उस पार्टिकल का है, उस स्पीशी का है जो SHM कर रहा है। तो यहाँ SHM चार्ज कर रहा था स्मॉल q, तो ये मास स्मॉल q का ही है, इसलिए हम इसे चार्ज टू मास रेशियो बोल रहे हैं उस पार्टिकल का, या स्पेसिफिक चार्ज बोल रहे हैं इस पार्टिकल या स्पीशी का जो SHM कर रहा है, मतलब ये।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। t इक्वल्स टू 2 पाई, आपने ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहे थे, तो q बाई ए क्यूब। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू m a क्यूब बाय, ये पूरा ऊपर चला गया, जो चार्ज एसएचएम कर रहा है वो, और रिंग पर चार्ज। तो बेटा ये आ गया आपका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का हो गया, ये एक्सप्रेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हो गया। किसका? उस पार्टिकल के लिए ये टाइम पीरियड है, ये उस पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या उस स्पीशी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि एसएचएम कर रही है। और एसएचएम कौन कर रहा है? ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने जैसे आपसे बोला कि एडवांस में पूछा जा चुका है, इसकी बात हम कर चुके हैं, ये अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, आपको ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।